हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो ये वाली वीडियो जो मैं बना रही हूँ ये आउट ऑफ टर्न है। ये मेरी फैमिली लॉ की बुक जिसकी मैंने हेल्प ली थी थोड़ी सी अपना ये बनाने में वीडियो। मैं SRA सीरीज़ कर रही थी पर अभी मेरे को मेरी एक फ्रेंड ने बोला कि उनको मोहम्मडन लॉ ऑन विल्स पढ़ना है, उनके एग्ज़ाम में आ रहा है और उनको थोड़ा टॉपिक कम समझ आ रहा है। तो मैंने डिसाइड किया कि एक वीडियो मैं आउट ऑफ टर्न बना देती हूँ, अपनी 1 या 2 वीडियोस। तो उसके बाद में सारी सीरीज़ ही कंटिन्यू कर रही हूँ। इट इज़ नॉट ऑन हॉल्ट, इट इज़ जस्ट ऑन हॉल्ट एंड इट हैज़ नॉट बीन डिसकंटिन्यूड। तो चलिए अब हम टॉपिक डिस्कस करते हैं। विल। सो व्हाट इज़ अ विल? विल इन सिंपल वर्ड्स एक ऐसा डॉक्यूमेंट है। वैसे विल को हम ऑल्सो टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं। टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट। हाँ जी। तो विल बेसिकली एक ऐसा डॉक्यूमेंट है विच एनेबल्स अ पर्सन टू ट्रांसफ़र हिज एसेट्स, ऑल हिज एसेट्स, जो उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी। सो इट enables a person to transfer all his assets or a property after his death to another person. Now such another person can be his friend, his relative, any stranger, it can be any trust or any company also. So basically the purpose of will is to enable a person to devolve his property upon his death as per his wishes. तो wills बेसिकली इस पर्पज़ से आती हैं कि हमारे जितने भी रिलीजन्स हैं उन सब का एक अपना सक्सेशन लॉ है। तो उस सक्सेशन लॉ के हिसाब से सारी प्रॉपर्टी एक पर्टिकुलर वे में डिवॉल्व होती है। बट मैनी अ टाइम्स आप अपने एयर्स के अलावा भी कुछ लोगों को या अपने एयर्स के बीच में ही प्रॉपर्टी थोड़ी अलग तरीके से डिवॉल्व करना चाहते हैं, और इसलिए विल का कंसेप्ट डेवलप हुआ कि आपकी भी, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी है, आपका भी उस पर कुछ कंट्रोल होना चाहिए, ना आपकी भी विशेस को रिस्पेक्ट करना चाहिए। चलिए, तो अब हम विल्स का जो कंसेप्ट है वो इन कंटेक्स्ट ऑफ मुस्लिम लॉ और मोहम्मडन लॉ पर आते हैं। सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट अ मुस्लिम or a follower of Islam can only bequeath 1/3 of his property via will, which means अगर उनकी total property 1 है, the total property is 1, then इसमें से सिर्फ 1/3 property ऐसी है जिसको वो via will devolve कर सकते हैं। via will it can be devolved, via will it can be devolved। अच्छा, इसका अब सब पूछते हैं इसका लॉजिक क्या है। सो लॉजिक ये है कि इस्लाम में आप एक पर्टिकुलर तरीके से जैसे प्रॉपर्टी डिवॉल्व होती है, तो पर होता क्या है कि जैसे आप अपनी ओल्ड स्टेज में हो, ओल्ड लाइफ स्टेज में हो या कुछ भी है, आपके लिए किसी ऐसे पर्सन ने जो some such person who is not your relative or some such person who isn't really your a relative or a blood relation, but he has played a very important role in your life. So Islam wants, or the command of Prophet wants, that you are able to do something good for such person, you are able to pay back to this person. So इस रीज़न की वजह से property devolution via will is allowed. However, why 1/3 property? The question still remains. 1/3 property इसलिए क्योंकि जो प्रॉपर्टी है उसमें लीगल एयर्स का भी राइट है। एंड इफ़ यू नो, प्रैक्टिकली स्पीकिंग, बिल्कुल हम प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे देखें, इफ़ यू आर गेटिंग प्रॉपर्टी, इफ़ यू नो दैट यू विल गेट प्रॉपर्टी अपॉन समवन्स डेथ, देन यू मेक प्लान्स अकॉर्डिंगली, एंड प्लस इट्स योर राइट by virtue of your birth in the family or maybe whatever. So इस चीज़ में विल के केस में 2 राइट्स का कन्फ्लिक्ट आता है। एक तो लीगल एयर्स के राइट, और जो पर्सन है जो टेस्टेटर है, टेस्टेटर इज़ द मेकर ऑफ द विल, उसकी रिलीजियस और मॉरल ड्यूटी। तो इन दोनों के बीच में आ जाता है कन्फ्लिक्ट। इसीलिए 1/3 प्रॉपर्टी का बिक्वेथ करना अलाउड है कि
इससे लीगल हेयर्स को प्रॉपर्टी भी मिल जाए और जो टेस्टेटर है वो अपनी रिलीजियस या मॉरल ड्यूटी भी पूरी कर पाए. नाउ अगर 1/3 ऑफ द प्रॉपर्टी से ज़्यादा एक मुस्लिम बिक्वेथ करना चाहता है तो क्या वो कर सकता है? आंसर इज नो, बट इफ ऑल heirs कंसेंट देन यस. अच्छा, अब इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि 1/3 प्रॉपर्टी का जो रूल है ये मोहम्मदन लॉ में आया ही इसलिए था कि एयर्स के राइट प्रोटेक्ट हो पाए. अब अगर उन्हें ही अपना राइट नहीं चाहिए देन यू माइट एज वेल गिव इट टू सम अदर पर्सन एज पर योर विम्स एंड फैंसीज. तो ये एक हमारा बेसिक लॉजिक है. ओके, ये चीज़ मैं बताना स्किप हो गया. 1/3 प्रॉपर्टी जो हो सकती है आप वाया विल डिवॉल्व कर सकते हो. इट इज़ नॉट योर प्रॉपर्टी बट इट इज़ योर बिक्वेथेबल प्रॉपर्टी. बिक्वेथेबल प्रॉपर्टी का कंसेप्ट मैं वीडियो के एंड में डिस्कस करने वाली हूँ. उससे पहले हम विल्स के एसेंशियल्स पे आ जाते हैं. तो चलिए, जो मोहम्मदन लॉ ऑन विल्स है वो मुस्लिम पर्सनल लॉ से ही गवर्न होता है. एंड जहाँ जहाँ चीज़ें साइलेंट हैं वहाँ पे इंडियन सक्सेशन एक्ट आ जाता है इन प्ले. सो द कैपेसिटी टू मेक विल, एनी पर्सन, एनी मेजर हु इज़ अबव 18 years of age. डोंट कन्फ्यूज इट विद द फैक्ट कि अंडर मुस्लिम्स द एज ऑफ मेजॉरिटी फॉर मैरिज इज़ 15. इट इज़, बट इट इज़ ओनली फॉर मैरिज. विद रिस्पेक्ट टू मेकिंग ऑफ अ विल इट इज़ 18. एंड यू हैव टू बी ऑब्वियसली ऑफ अ साउंड माइंड. ओके, साउंड माइंड, अगर आपको सपोज रिकरेंट अटैक्स ऑफ अनसाउंडनेस होते हैं तो आप अपने साउंडनेस के फेस में विल कर सकते हो. पर दैट इज़, उसको लेके अलग अलग मुस्लिम स्कूल्स ऑफ थॉट में अलग अलग रूल्स हैं. सो दैट इज़ वे बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस वीडियो एंड इट इज़ ऑल्सो नॉट समथिंग विच इज़ इन प्रैक्टिस इन इंडिया. क्योंकि इंडिया में वी फॉलो द हनाफी स्कूल ऑफ लॉ इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ मुस्लिम लॉ एक्सेप्ट फॉर एक या दो जगह, और वो उन पर्टिकुलर स्टैट्यूट्स में मैंशनड है. तो इसलिए उस चीज़ में इतना डिटेल में जाने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है. बस साउंड माइंड का होना चाहिए और 18 years का होना चाहिए. फिर आती है बात फॉर्मेलिटीज़ की कि और क्या क्या है. जो टेस्टेटर है, द मेकर ऑफ द विल, उसकी एक बहुत ही क्लियर, एक बहुत ही अनइक्विवोकल इंटेंशन होनी चाहिए अपनी प्रॉपर्टी बिक्वेथ करने के लिए. There has to be no scope of any if, but, addition, subtraction, any manipulation as per mood, etc. So it has to be totally clear and not implied in any manner. Also, now, though, जैसे I already said, Muslim personal law on will is governed by, I mean the law of will with respect to Muslims is governed by their personal law. So the personal law allows for oral wills also. Since it allows for oral wills, so अगर एक मुस्लिम पर्सन ने अपने डेथ बेड पे बोल दिया कि मैं एक्स को अपनी प्रॉपर्टी, इतनी प्रॉपर्टी 1/3 में से देना चाहूँगा, तो दैट इज़ वैलिड. बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग इट इज़ नेवर एडवाइज टू हैव अ ओरल विल. रीज़न बीइंग, आपके वर्ड्स हैं, कोई रिकॉर्ड नहीं है. मे बी कोई विटनेस हो तो बात अलग है. विटनेसेस आर मच ईजिली टेम्पर्ड देन विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. तो अगर बिक्वेथ ऑफ प्रॉपर्टी चैलेंज हुआ आगे जाके, तो सच पर्सन, देयर आर हाई चांसेस माइट नॉट गेट द प्रॉपर्टी ड्यू टू प्रैक्टिकल रीजन्स ऑफ लैक ऑफ एविडेंस एंड टेम्परिंग एक्सेट्रा. सो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल टू हैव रिटन विल्स ऑल्सो. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. सपोज एक मुस्लिम पर्सन एक्स ने एक लेटर लिखा अपने फ्रेंड वाई को और उस लेटर में बोला कि अपनी डेथ के बाद मेरे अपनी 1/3 बिक्वेथेबल प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम करूँगा, पर उसने कोई फॉर्मल विल डीड नहीं बनाई. सो द क्वेश्चन अराइजेज वेदर सच अ डॉक्यूमेंट विल बी अ विल और नॉट, एंड द आंसर इज़ येस. क्योंकि हमें उस लेटर का ये नहीं देखना कि उसमें फॉर्मेलिटीज़ हैं कि नहीं, उसमें इनफैक्ट टेस्टेटर का साइन है कि नहीं. इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. इट हैज़ टू बी प्रूव्ड कि वो टेस्टेटर नहीं लिखा था. क्लियर ये वाले फैक्टर्स, एज ऑफ मेजॉरिटी, साउंड माइंड एक्सेट्रा, ये फॉलो होना है.
उस लेटर का पर्पस था कि वो उस पर्सन को बता पाए, वो अपनी प्रॉपर्टी उसके नाम करेगा डेथ के बाद अपनी, और ये यहाँ पे इट एंड्स. सो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ द सब्सटेंशियल नेचर which shows that X had the intention to transfer his property on Y's name after his death. तो चलिए आगे चलते हैं. So with respect to the subject matter of a will, any kind of property, whether it is movable, whether it is immovable, whether it is corporeal or whether it is incorporeal, it can be transferred via will. Also, इन सब का नेचर ये कॉमनली यूज टर्म्स हैं. सो मैं इन पे ज़्यादा टाइम नहीं लगा रही बिकॉज वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग लेफ्ट टू डिस्कस. हाउएवर, किसी को अगर इसमें डाउट हो दे माइट पोस्ट अ कमेंट एंड मैं एक शॉर्ट बना दूंगी या फिर मैं रिटन कमेंट के थ्रू जैसा भी टाइम होगा तो आई क्लियर योर डाउट. ऑल्सो सेकेंड पॉइंट डिस्कस करते हुए, एक्स है, एक्स अपना घर बनवा रहा है, एक हाउस बनवा रहा है. एक्स इज़ अ मुस्लिम, रिमेंबर. हाउस बनवा रहा है, अभी हाउस बन रहा है एंड उसके प्लान है कि 3 फ्लोर बनेंगे. ग्राउंड, फर्स्ट एंड सेकंड, ये 3 फ्लोर है. तो उसने क्या करा, अपनी विल में वाई के लिए जो सेकंड फ्लोर है वो छोड़ दिया इन हिज विल. नाउ द सेकंड फ्लोर इज स्टिल नॉट इन एग्जिस्टेंस, द हाउस इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड और अभी सिर्फ ग्राउंड फ्लोर बन रहा है. So is such a will valid? The answer is yes. In Muslim law, if a Muslim is bequeathing his property, what is essential with respect to the subject matter is that the subject matter is in existence at the time of the death. This is very important. If till the time of the death also the second floor is not in existence, then the will be void or invalid. However, if it is in existence at the time of X's death, then Y will get the same. Okay. So अब हम आ जाते हैं हमारे एक very important aspect पे, bequeathable 1/3 property. So what happens is, एक person की जब death होती है, so a person leaves behind not only his assets but also his liabilities. And Muslim law makes sure that his liabilities are fulfilled first and then the asset distribution, if any left, takes place. ये उनका बेसिक जूरिस्प्रूडेंस है कि आपने पीछे जो अपने लोन्स छोड़े हैं या आपकी डेथ के बाद जो खर्चा हुआ है, आप पे रिचुअल्स हुए हैं, तो वो आपकी प्रॉपर्टी में से कवर होगा. सो मैं आपको बिक्वेथेबल प्रॉपर्टी का कंसेप्ट समझाती हूँ. अब सपोज करिए एक्स है, उसकी टोटल प्रॉपर्टी है 1 lakh rupees. Assuming it's 1 lakh rupees. Then 1 lakh rupees, इसमें से पहले उसका फ्यूनरल हुआ, जो भी डेथ के बाद इस्लाम में रिचुअल्स होते हैं वो हुए. उसमें सपोज करिए कि 10,000 रुपीज़ लगे, तो ये हम 1 लाख में से माइनस होगा. अब कितना बचा, 90,000. 90,000 इज स्टिल लेफ्ट. देन आती है 3 months ऑफ सैलरी ऑफ सर्वेंट इफ अनपेड. नाउ सर्वेंट इज़ योर हाउस हेल्प हो गए, केयर टेकर्स होते हैं, स्पेशली जब लोगों की ओल्ड एज में डेथ होती है तो दे नीड परमानेंट नर्सेज और 24 आवर नर्सेज एक्सेट्रा. तो अगर ऐसा कोई पर्सन था तो उसकी 3 months की सैलरी इफ़ अनपेड. एंड यहाँ पे अभी एग्जांपल के लिए अज्यूम कर रहे हैं कि द सैलरी वाज अनपेड एंड इट वाज 2,000 रुपीज़ पर मंथ. तो इंटू 3 मतलब 6,000. ओके. अब ये हमारी बची हुई प्रॉपर्टी थी फ्यूनरल एक्सपेंसेस के बाद. यहाँ से अब हमने 6,000 वो माइनस करे. ठीक है, 6,000 माइनस करे, अब बचे कितने, 84,000. ठीक. अब बात आती है सिक्योर डेप्ट की. अब सिक्योर डेट क्या होता है, सपोज़ आपने किसी से डेट लिया और उसके एक्सचेंज में आपने अपनी कोई चीज़ उन्हें दे दी, कोई मूवेबल प्रॉपर्टी दे दी, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी दे दी, तो ऐसा डेट होता है सिक्योर डेट.
अज्यूम करते हैं कि इस केस में एक्स पे सिक्योर डेट था 20,000 रुपीज़ का, ठीक है। अब हम पे कितनी बची प्रॉपर्टी है 84,000। अब इस पे से हम 20,000 माइनस कर लेंगे, हम पे बच गई 64,000। अब हम चेक करेंगे अनसिक्योर्ड डेट। अच्छा, अनसिक्योर्ड डेट क्या होता है? अगर आपने किसी से लोन लिया है और आपने उसके पास कोई सिक्योरिटी नहीं दी है, जैसे फ्रेंड्स वगैरह में कई बार होता है, आप किसी से अमाउंट्स ले लेते हो बड़े बड़े अपनी नीड के टाइम पर, आप अपनी कोई ज्वेलरी या प्रॉपर्टी ऐसा जो उन्हें कोई नहीं देते हो एज ए सिक्योरिटी, वो एज अ मैटर ऑफ ट्रस्ट होता है कि हाँ इसने ली है तो ये दे ही देगा। तो फॉर पर्पस ऑफ दिस क्वेश्चन अज्यूमिंग उनकी अनसिक्योर्ड डेट थी 30,000। अब हम 64,000 में से 30,000 माइनस करेंगे, ये आता है 34,000। एंड योर दिस 34,000 इज योर प्रॉपर्टी लेफ्ट आफ्टर पेइंग ऑफ funeral expenses, 3 months salary of servant if unpaid, secured debt and unsecured debt. अब final bequeathable property is 1/3 of this particular figure. So 1/3 of 3,400 is so this is your property amount which can be devolved via will. So इस लॉजिक से ये हमारा पूरा बिक्वेथेबल प्रॉपर्टी कैलकुलेट होती है। इसमें कॉमन मिस्टेक क्या होती है कि ये चारों माइनस करने के बाद लोग, क्योंकि लंबा हो जाता है कई बार प्रोसेस एंड ऐसा इजी हमेशा नहीं आता एग्ज़ाम में, तो दे फॉरगेट कि इस अमाउंट का 1/3 हमें कैलकुलेट करना है, तो ये चीज़ भूल जाते हैं। बाकी इस अमाउंट का 1/3 कैलकुलेट होगा एंड दिस इज़ व्हाट इज़ योर बिक्वेथेबल 1/3 प्रॉपर्टी। सो ये तो आ गया 11,333 रुपीज़ हमारी बिक्वेथेबल प्रॉपर्टी। तो 34,000 में से हम 11,333 इसको माइनस करें अगर 7 6 3 एंड 2, चलिए तो जो ये अमाउंट बचता है दिस इज़ द हेरिटेबल प्रॉपर्टी, मतलब जो पोर्शन लीगल हेयर्स का है। ओके, अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और ऐड करूँगी कि सपोज़ एक पर्सन एक्स है, उसको अपने बच्चों को ही, अपने किसी एक बच्चे को अपनी विल के थ्रू भी प्रॉपर्टी देनी है। सो इज़ दैट अलाउड? आंसर इज अगेन नो, बट if other legal heirs consent then yes, and in such a case the child will get the property both as a legal heir and also via the will. ये एक पॉइंट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डिस्कस क्योंकि इसी चीज़ पे मोस्टली क्वेश्चंस बनते हैं एग्ज़ाम्स में। तो चलिए, आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप लोगों को कुछ भी डाउट हो तो मेरे को ज़रूर कमेंट करिएगा वीडियो में। एंड रियली सॉरी, ये थोड़ी वीडियो मैंने शॉर्ट नोटिस पे ही बनाई थी, कल ही मुझे बोला था और आज मैंने बना दी, तो हो सकता है कि मैंने कोई पॉइंट मिस आउट कर दिया हो। सो सॉरी फॉर दैट एंड प्लीज़ आप नीचे कमेंट कर देना, आई विल डिस्कस इट। And thank you so much. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.